अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यह है डॉक्टर फॉग और मैं हूं मोहम्मद उवैस मिठानी। आज की वीडियो में हम करेंगे एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लेकिन ये एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे जो कि फार्मूला बेस्ड होगी कि फार्मूले को बेस बना के हम किस तरीके की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं आपको जो डिफरेंट एग्जांपल्स बताऊंगा उनमें शामिल होंगी। सबसे पहले हम करेंगे इसमें कि हम हर एक दूसरी लाइन का या मुख्तलिफ नंबर्स हम देंगे, उन लाइन में कलर चेंज होता रहे। सेकंड, हम दो मुख्तलिफ लिस्टों को आपस में कंपेयर करेंगे और उनमें जो नंबर मिसिंग जो एक लिस्ट दूसरी लिस्ट में डिफरेंट आ रहा होगा उसको वो हाईलाइट करेगा। नंबर 3 पर हम एक चेक लिस्ट बनाएंगे कि चेक लिस्ट में अगर हमारे दिए गए ऑप्शंस कंप्लीट हो रहे हो तो उसको ओके कर दे, वरना वो ऑब्जेक्शन डाल दे। नेक्स्ट हम करेंगे हीट मैप बनाएंगे, एक के किसी एरिया का हीट मैप किस तरह का बनेगा या वहां पे क्राइम रेट क्या होते हैं। आप उसको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाहे तो वो किसी पर्सन की सेल्स पोजीशन देख सकते हैं या मुख्तलिफ किस्म के टारगेट उनके डिफरेंट पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा कि हम एक सेल की बेस पे उसकी पूरी रो को कैसे हाईलाइट करते हैं। उसके बाद जो नंबर आएगा हमारा वो आएगा, हम हाइड करेंगे स्पेसिफिक डेटा को, किसी एक डेटा को जिसमें कोई खास वैल्यू हो, उस डेटा को हम हाइड किस तरह कर दें कि वो नजर ना आए या प्रिंट में ना आए। नेक्स्ट हमने करना है हाईलाइट डुप्लीकेट एक्सेप्ट फर्स्ट। हाईलाइट डुप्लीकेट का ऑप्शन तो बहुत आसान होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, लेकिन इसमें प्रॉब्लम होती है कि फर्स्ट को भी वो जो है हाईलाइट कर देता है। हम इस तरह इसको हाईलाइट करेंगे कि हर नंबर जो डुप्लीकेट या हर टेक्स्ट जो डुप्लीकेट हो रहा हो उसके फर्स्ट अक्यूरेंस को वो हाईलाइट ना करे, सेकंड और उसके बाद जो अक्यूरेंस आ रहे हैं उसके बाद जितनी बार भी डुप्लीकेशन हो रही है उसको वो हाईलाइट कर दे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे डायनामिक हाईलाइट्स, कि हम एक खास नाम देंगे या एक खास टेक्स्ट पे जो कुछ भी लिखेंगे सिर्फ उसी से रिलेटेड डेटा को वो हाईलाइट करें। नेक्स्ट हम करेंगे मल्टीपल डायनामिक हाईलाइट्स करेंगे कि हम एक से ज्यादा सेल्स को डिसाइड करेंगे, वहां पे जो लिखा होगा उसको वो हाईलाइट करें। इसके बाद हम जो आखिरी चीज करेंगे वो बनाएंगे गैंट चार्ट। गैंट चार्ट कैसे बनता है, किस तरीके से होता है, एक्चुअली कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होता है गैंट चार्ट। एक्सेल का कोई अलग से ऑप्शन नहीं है, तो हम ये चार्ट बनाना सीखेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब हमें रो नंबर को कलर करना हो, हर रो पे कलर करना हो, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक रो एक कलर की होती है, फिर दूसरी रो में दूसरा कलर आ जाता है, यानी कि दो कलर की कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसको कहते हैं ऑड और इवन नंबर का सिस्टम, कि ऑड नंबर की रोज अलग हो, इवन नंबर की रोज अलग हो। आप चाहे तो तीन कलर्स भी कर सकते हैं कि यहाँ पहली रो में आपका एक कलर आ रहा हो या आपका एक डिफरेंट कलर हो, फिर सेकंड रो में एक अलग कलर आ रहा हो, फिर थर्ड रो में एक और कलर आ रहा हो, फिर इसके बाद फोर्थ लाइन में फर्स्ट रो पे कलर आ जाए। ये भी कर सकते हैं। इस तरह आप चाहे तो 4 कलर्स भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है कि आप कितनी कलर्स की लाइंस बनाना चाह रहे हैं। तो जितने कलर्स की लाइंस बनानी है पहले तो वो माइंड में रखें कि मिसाल के तौर पे यहाँ मैं अगर 2 कलर्स की लाइंस बना रहा हूँ तो मुझे 2 नंबर याद रखने हैं, एक 1 और एक 0। एक 1 होगा एक 0 होगा। अगर मैं 3 बनाऊंगा तो मेरा होगा 2 1 0। इसी तरह अगर मैं 4 कलर्स चलाऊं तो फिर मेरा बनेगा 3 2 1 0। ये ज़हन में रखना है कि हमें जो कलर इस्तेमाल करना है वो 0 से लेके एक नंबर पीछे तक जाएगा। अब मैं 2 कलर्स में चलता हूं इसको, कि मैं इसको 2 कलर्स में करता हूं। मैं सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूं, ये सारा डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं जाता हूं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक न्यू रूल अप्लाई करता हूं। न्यू रूल अप्लाई करके मेरे पास ये फॉर्मेटिंग का जो रूल का न्यू रूल्स के जो विंडो खुल गई है, इसमें सबसे नीचे है यूज ए फार्मूला। यूज ए फार्मूला में हम एक फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू MOD मोड ब्रैकेट ओपन ROW रो, यानी कि मोड के अंदर हम रो का फार्मूला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, उसे ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 2 यानी कि सेकंड रो को जो वो कलर करे इज इक्वल टू 0, यानी कि जिसका जवाब यहाँ पे 0 आ रहा हो उसकी फॉर्मेटिंग करे वो। और यहाँ पे हम एक फॉर्मेटिंग रख लेते हैं, फिल कर देते हैं इसको रेड से और इसकी फॉन्ट कर देते हैं
येलो से। ये हमारा पहला लाइन हो गई। हम इसको ओके कर दूं तो देखिए मेरे पास ऊपर से मैं दिखाऊं कि 0 करने पे, चूंकि इस शीट की सेकंड रो जो है वो एशिया, वेस्टर्न एशिया, ये पहली लाइन मेरी बन रही है, तो इसे सेकंड रो को कलर कर दिया। अब यहीं पे मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करने के लिए मैं दोबारा जाता हूं और यहीं पे एक और नया रूल अप्लाई कर देता हूं और इसको यूज करता हूं। सॉरी, मैं इसको ओके करके मैनेज रूल में जाता हूं और वहां एक न्यू रूल अप्लाई करता हूं, फिर दोबारा फार्मूला में जाता हूं। अब मैं ये लिख रहा हूं, फर्क सिर्फ इतना होगा कि मोड रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1, यानी कि पहले मैंने इज इक्वल टू 0 किया था, अब इज इक्वल टू 1 कर दूंगा, यानी कि जो ओड नंबर होंगे उनको कलर करेगा। और उसका फॉर्मेट में कर देता हूं, फॉन्ट में मैं इसको कर देता हूं मैरून और फिल में मैं इसको कर देता हूं येलो। ओके कर दिया, ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके। अब आप देखें कि इसमें एक लाइन जो है वो रेड हो रही है और एक लाइन येलो हो रही है। इस तरह हमने 2 कलर का इस्तेमाल किया है। अगर हम यहाँ पे 3 कलर इस्तेमाल करना चाहें तो सबसे पहले तो मुझे ये करना होगा कि मैंने 2 लाइंस के जो फंक्शन इस्तेमाल किया है उसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। मैनेज रूल में जाऊंगा, पहले इसको एडिट करूंगा और उसको 2 की जगह 3 कर दूंगा। ओके, ये 3:1 हो गया। ये इसको भी एडिट करूंगा, यहाँ पे 3 के साथ 0 हो गया। अब मैं 3 के साथ 2 इस्तेमाल करना है, एक नया रूल डालते हैं और दोबारा फार्मूला में जाते हैं और वही काम करेंगे। इज इक्वल टू मोड ब्रैकेट ओपन रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कोमा 3 फिर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, हमने 0 और 1 इस्तेमाल कर लिया, अब हम 2 इस्तेमाल करेंगे और इसका फॉर्मेट हम प्लेन रख देते हैं, जैसे इसको व्हाइट रखना है। ओके करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ओके करते हैं। अब आप देखेंगे एक लाइन मेरे पास बिल्कुल प्लेन आ रही है, यानी नो फिल है और ब्लैक कलर का टेक्स्ट है। फिर जो मैंने 2 फॉर्मेट सेलेक्ट किए हैं वो है। अब इस तरह ये 3 लाइन वाली हो गई। हम इस तरह 3, 4, 5 लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह हम चाहें। ठीक है, ज्यादा खूबसूरत करने के लिए मैं इसको अलग से ही फॉर्मेट कर देता हूं। इसको व्हाइट करके हेडिंग्स बनाने के लिए इसको अलग से फॉर्मेट कर दिया मैंने। तो अब ये अलग हेडिंग्स बन गई। फिर मेरी 3 लाइंस की फॉर्मेट चल रही है। तो आप ये देखेंगे हर लाइन में एक अलग फॉर्मेट चल रहा है। मैं चाहूँ 4 लाइंस का बना दूं, मैं 5 लाइन का बना दूं, 6 लाइन का बना दूं। तो हर अल्टरनेट रो को चेंज करने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब हम रिवर करते हैं 2 मुख्तलिफ लिस्ट में हाईलाइट करना कि दोनों वो नाम तो दोनों लिस्ट में मौजूद हो। यहाँ पे हमारे पास एक नाम है, तकरीबन 25 के करीब नाम है और इस लिस्ट में 150 के करीब नाम है। तो हमें ये 150 नाम है, तो हमें चेक करना है कि इन 150 में से कौन से वो 25 नाम है जो यहाँ पे मौजूद है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस लिस्ट को एक नाम दे देना है। इस लिस्ट को नाम कैसे देते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। मैंने ये पूरे 150 नाम सेलेक्ट किए और ये जो नेम टेब है यहाँ पे मैंने इसका एक नाम रख दिया लिस्ट 1। सॉरी, लिस्ट 1 मैंने इसका नाम रखा और एंटर कर दिया। इस लिस्ट का नाम पड़ गया लिस्ट 1 और इसका नाम मैंने कर दिया लिस्ट 2। ये मैंने 2 लिस्टों के नाम रख दिए हैं। अगर मैं इस पूरे को सेलेक्ट करूं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा लिस्ट 1 और अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा लिस्ट 2। इसका मतलब है पूरी लिस्ट का एक नाम आ गया कि ये नेम रेंज हो गया है। अब हम यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे लिस्ट 1 पे और वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई करेंगे। पूरा सेलेक्ट करके मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं गया और न्यू रोल पे गया। न्यू रोल पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है यूज फार्मूला, जैसे मैंने पिछले में किया था। और यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ
वो मुझसे पूछेगा कि फॉर्मेट क्या है मेरा। सॉरी, सबसे पहले काउंट इफ में मैं लिखूंगा लिस्ट 2 के लिस्ट 2 का जो डेटा है वो मैच कर रहा हो मेरे पहले सेल यानी कि A1 से। ठीक है, मैंने A1 से सिलेक्शन की हुई है, ब्रैकेट क्लोज कर दूं और यहां पे मैं फॉर्मेशन में जाके इसकी फॉर्मेशन बना लेता हूं। फिर मैं इसका ग्रीन कर लेता हूं और उसके फॉन्ट में मैं इसका कलर कर देता हूं ऑरेंज। ओके कर दूं। ओके, अब देखें यहाँ पे जितने भी नाम हैं जो कि उस लिस्ट में मौजूद होंगे, जैसे ये यूएई है तो यूएई में वहां पे देखना चाहूं तो यूएई नीचे होना चाहिए, वियतनाम, यूके, यूएई ये मौजूद है। तो ये जितने भी नाम हैं जो उस लिस्ट में मौजूद हैं वो ग्रीन हो गए हैं और इनकी हाईलाइट जो हो गए, इनका फॉन्ट जो है वो ऑरेंज कलर का बन गया है। तो फॉर्मूला एक बार फिर मैं दिखा दूं आपको, बल्कि यहाँ पे लिख के दिखा दूं कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था इज इक्वल टू काउंट इफ, और यहाँ पे मैंने लिखा था लिस्ट 2, A1, एंटर कर दिया था। तो यहाँ पे मेरे पास जवाब आ गए थे कि जनाब जो जो हाईलाइट हो रहे थे, जो जो नाम वहां पे मौजूद थे, उसका रिजल्ट 1 आने की सूरत में वो उसको हाईलाइट कर रहा था। तो एक सिंपल सा तरीका है एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट से कंपेयर करने का। तो व्यूअर, नेक्स्ट मेरा पॉइंट है चेक लिस्ट बनाने का, कि हम चेक लिस्ट किस तरह से बना के उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग चेक कर सकते हैं। चेक लिस्ट बनाने के लिए मैं जो चेक पॉइंट है वो डेवलपर टैब से लेकर लूंगा, और डेवलपर टैब अगर आपके कंप्यूटर में नहीं आ रहा, आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैंने अपनी 2 वीडियोस बनाई हुई हैं कि किस तरीके से हम डेवलपर टैब को ऐड करते हैं। तो अगर डेवलपर टैब आपके कंप्यूटर एमएस एक्सेल में नजर आ रहा है तो उसमें कंट्रोल में इंसर्ट ऑप्शन है, इसमें जाके आप इसमें फॉर्म कंट्रोल वाला चेक पॉइंट या चेक बॉक्स इंसर्ट कर दें और यहाँ पे इसको क्लिक करें, यह आपका चेक बॉक्स आ गया। इसको आपने यहाँ पे सेल के अंदर फिट करना है। पहले मैं इसका नाम डिलीट कर दूं क्योंकि मैं इसको बिल्कुल ब्लैंक रखूंगा। ये मेरा चेक बॉक्स आ गया। अब मैं इसको मूव करके यहाँ पे फिट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा चेक बॉक्स यहाँ पे आ गया है और इसको कॉपी करके फिर इसको सेल पे फिट कर दिया। फिर इसको कॉपी करके कंट्रोल C करके मैंने इसको इन तमाम जो मेरे पॉइंट्स हैं इन सब पे मैंने कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। सॉरी, ये एक साथ पेस्ट नहीं हो रहा, मैं एक एक करके कर लेता हूं। तो ये 10 पॉइंट मैंने चेक लिस्ट के बना दिए, बाकी नाम मैं डिलीट कर देता हूं। अभी जो मेरे 10 पॉइंट्स आए हैं इन सबको एक एक करके मैंने राइट क्लिक करना है और इसके फॉर्मेट कंट्रोल में जाना है। फॉर्मेट कंट्रोल में जाके मैंने इसके जो सेल लिंक देना है वो इसके बराबर में, बिल्कुल बराबर में दे देना है। ये AC1 E1 पे इसका फॉर्मेट कंट्रोल में जाके इसको E2 इस तरह करके एक एक करके मैं सब पे पॉइंट्स फॉर्मेट कंट्रोल भी लगा देता हूं और उनके लिंक लगा देता हूं इनके साथ। अभी देखिए सारे पॉइंट्स लग गए हैं। अब मैं जिस जिस पॉइंट पे चेक लगाऊंगा वहां पे ट्रू आता जाएगा और जिससे मैं इसको चेक हटा दूंगा वो फॉल्स होता जाएगा। मैं एक बार ये चेक लगा दूं ताकि सारे के सारे ट्रू हो जाएं और फिर इनको हटा देता हूं। ये आपके सारे पॉइंट फॉल्स हो गए, यानी ये भी ब्लैंक है। ये तो हो गया आपकी चेक लिस्ट। अब चेक लिस्ट लगाने के बाद अब चूंकि वो टोटल 10 नाम है तो मैंने यहाँ पे 10 तो लिख दिया, फिर 10 है और एक पॉइंट आप देंगे कि जनाब आपको चेक लिस्ट में से कितने चेक लिस्ट ओके चाहिए। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं 5, यानी कि टोटल
टोटल चेक्स 10 है, चेक्स ओके, चेक्स नीडेड 5। अब हमने देखना है कि हमारे चेक्स कितने होते हैं। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ, और इस सेल का रेफरेंस दे देंगे जहाँ पे फॉल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसको वो काउंट करे फ्रीज करके, और लिख देता हूँ ट्रू। ट्रू लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दे कि जितने ट्रू होंगे उतने वो पॉइंट ले ले। तो ये आपका चेक वो बन गया, चेकलिस्ट बन गया, ठीक है। अभी वो 0 दे रहा है। आप चाहें तो अपने फार्मूले में ये कर लें कि अगर इफ का फार्मूला लगा लें, इफ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वन, देन इन्वर्टेड कॉमा में ओके, अदरवाइज फर्दर जॉब्स नीडेड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा आ गया कि फर्दर जॉब्स नीडेड। अब मैं यहाँ पे 5 चेक्स लगाता हूं, 1 2 3 4 5, ये मैं 5 चेक्स लगाए, तो इसने ओके कर दिया। अब हम इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे कि अगर ये, एक तो इसको सेंटर कर दूं और बोल्ड कर दूं जो कि नॉर्मल होगा, लेकिन अब इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, नॉर्मल से रूल लगाएंगे, मैनेज रूल या न्यू रूल, और इसमें फार्मूले में जाके लिखेंगे या सिर्फ सेल दैट कंटेंट्स में जाके लिख दें कि सेल वैल्यू इज इक्वल टू या स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेंट ओके, और इसकी फॉर्मेटिंग कर दूं कि मैं इसकी फिलिंग कर देता हूं ग्रीन, और फॉन्ट इसका कर देता हूं रेड। ओके कर दिया, ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके। अब देखिए अगर मैं इसके पॉइंट्स कम कर देता हूं, 1 पॉइंट हटा देता हूं, तो ये बोलेगा फर्दर जॉब्स नीडेड, और 1 पॉइंट बढ़ा दूं तो ओके, यानी कि आपका काम हो गया, आपका टास्क हो गया। अब ये ज्यादा भी होगा तब भी ओके है, ग्रीन हो गया, वरना ये नॉर्मली आपको व्हाइट कलर में नजर आएगा, विदाउट फॉर्मेटिंग नजर आएगा। तो इस तरह हम चेक पॉइंट बनाते हैं और चेक पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेड व्यू या हिट मैप। इसको आप हिट मैप भी कह सकते हैं, अगर अपना डेटा चेंज करें तो उसको आप टारगेट रिपोर्टिंग भी कह सकते हैं, उसको आप क्राइम रिपोर्टिंग भी कह सकते हैं, या सेल्स रिपोर्टिंग भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने डेटा बनाया हुआ जो जनवरी से लेके दिसंबर तक के मंथ लिखे हुए हैं, और यहाँ पे डेज लिखे हुए हैं। 31 तारीख तक का डेट है और ये मंथ है 12। अब हर एक पे कुछ ना कुछ एक वैल्यू लिखी हुई है जिनको हम कंसीडर कर लेते हैं कि उस दिन का वो उनका टेम्परेचर है। तो हम इसको देखेंगे कि हमारे हाईएस्ट टेम्परेचर क्या होते हैं और लोएस्ट टेम्परेचर क्या होते हैं, यानी कब मौसम फेवरेबल है और कब नहीं। तो हम ये पूरा एरिया सेलेक्ट करते हैं, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, सिवाय हेडिंग तो छोड़ के तमाम दिन सेलेक्ट कर लिए, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूं। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं गया और यहाँ पे मैं एक रूल अप्लाई कर देता हूँ, न्यू रूल अप्लाई कर देता हूँ, और इसको जो है फॉर्मूला बेस्ड ऑन देयर वैल्यू में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि, यानी पहले ही ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ कि 3 कलर्स में इसको लेना है। 3 कलर्स में लेने के बाद हमने डिसाइड करना है कि लोएस्ट वैल्यू को कैसे लेना है और हाईएस्ट वैल्यू को कैसे। लोएस्ट वैल्यू को यानी कि गुड टेम्परेचर को मैं डार्क ग्रीन कर देता हूँ, मिडिल वैल्यू को येलो कर देता हूँ, और डार्क वैल्यू को मैं मैरून या रेड ले लेता हूँ। ये कलर्स में डिसाइड कर लेता हूँ। बाकी परसेंटाइल जो परसेंटाइल है बीच में वो 50% पे इन्होंने रखी हुई है, जो एक्सेप्टेबल है मुझे, यानी मेरे हिसाब से सही लग रही है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ।
तो अब देखें कि इन्होंने खुद ही कलर कर दिए तमाम को कि कब आपका टेम्परेचर हाई था। ये एरिया आपका जून और जुलाई का महीना जो हाईएस्ट टेम्परेचर का था, काफी गर्म तरीन महीने थे। मई और अगस्त सितंबर ये एक थोड़े से कम गर्म थे लेकिन गर्म ही थे। मार्च अप्रैल और अक्टूबर ये थोड़े कम गर्म थे यानी कि ठंडे के करीब करीब थे, जबकि जनवरी फरवरी और नवंबर दिसंबर ये 4 महीने हमारे ठंडे इलाके थे। ये तो हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें ये नंबर्स भी गायब कर सकते हैं। इसका एक आसान तरीका है कि आप इसको सेलेक्ट करें। ये मैंने सिलेक्शन की है और इसकी फॉर्मेटिंग में जाके मोर फॉर्मेटिंग में जाके कस्टम कर देता हूं। कस्टम में जर्नल को चेंज करके 3 बार सेमी कोलन दबा देता हूं। 3 बार सेमी कोलन लगाने का मतलब ये होता है कि जो डेटा है वो इनविजिबल हो जाए। मैं इसको ओके कर दूंगा। अब देखिए मेरा डेटा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, सिर्फ कलर्स नजर आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि देखिए जी ये एरिया जो है हमारा ठंडा इलाका है। फिर मार्च अप्रैल में थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। मई से गर्मी शुरू होती है जो जुलाई से चलती जुलाई अगस्त तक ले जाती है, कभी कभी सितंबर में भी घुस जाती है। अक्टूबर में फिर नॉर्मल हो जाता है और नवंबर दिसंबर हमारे ठंडे हो जाते हैं। और अगर आप उनका एवरेज भी चेक करना चाहें कि हाईएस्ट एवरेज कहां जाता है तो आप यहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं और यहाँ पे भी आप कलर स्कीम दे सकते हैं कि हमारे पास किस तरह के टेम्परेचर हमें ये मिल रहे हैं कि ये हमारा कुछ बेहतर है, ये और बेहतर हो गया। इस तरह नीचे भी 2 मंथ हैं वो अच्छे जा रहे हैं, ये बीच के गर्म इलाके हैं जो हमारे एवरेज में जा रहे हैं। इस तरह हम हीट मैप बनाते हैं, टेम्परेचर टेबल बनाते हैं, या फिर हम इसको किसी भी तरह सेल्स की या किसी भी टारगेट की या किसी भी प्रोडक्ट के हिसाब से भी बना सकते हैं, जैसा आपके पास डेटा हो उसके हिसाब से। व्यूअर्स अब हम करेंगे किसी एक सेल की वैल्यू या उसके टेक्स्ट के हिसाब से उसकी पूरी रो को हाईलाइट करना। जैसे ये मेरे पास डेटा है, इसमें मुख्तलिफ रीजन हैं, उसके स्टैटिस्टिकल रीजन भी हैं, कंट्री का नाम है, उनकी सेल्स का अचीवमेंट्स है, उनके टारगेट्स हैं। तो डिफरेंट किस्म के हमारे पास डेटा है, इसमें मुख्तलिफ पोजीशंस है लोगों की, मुख्तलिफ कंट्रीज की। तो हम इन पोजीशन के साथ किस तरह इसको अप्लाई करेंगे उसी को देखते हैं। मैं पूरे डेटा को सेलेक्ट करता हूं। ये मैंने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे ये डिसाइड करता हूं कि इसमें जिन भी कंट्रीज में 9000 ये से अबव सेल हुई है उसको वो हाईलाइट कर दे। ये सेल तो इसमें ऑलरेडी जो है वो सीक्वेंस शॉर्ट हुई भी है तो सेल के हिसाब से नहीं दिखते। हम यूं करते हैं कि जो जो यूरोप के कंट्रीज हैं उनको वो हाईलाइट कर दे। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे एक न्यू रूल अप्लाई करते हैं। न्यू रूल अप्लाई करने पे हम इसके यूज फार्मूला में जाते हैं और हम लिखते हैं इज इक्वल टू, देन चूंकि हमारे रीजन ए में है इसलिए हम सेलेक्ट करते हैं A2 करने के बाद हम इसको फ्रीज करेंगे, लेकिन मिक्स फ्रीज करेंगे वो इस तरीके से कि हमारा कॉलम फ्रीज होगा और रो फ्रीज नहीं होगी। इसके लिए हमें 3 बार F4 दबाना होगा। 3 बार F4 दबाने के बाद हम इक्वल का निशान देंगे और इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे एशिया, सॉरी हम यूरोप पे जा रहे थे तो हम लिखेंगे यूरोप। तो यूरोप को मैंने हाईलाइट कर दिया कि यूरोप के जो अगर A2 पे यूरोप लिखा हुआ हो तो पूरी लाइन को वो हाईलाइट कर दे। इसको हाईलाइट करने के लिए मैं इसको अप्लाई करता हूं। मैं ये वाला कलर में फिल कर देता हूं लाइट पीच, और इसका फॉन्ट जो है वो बोल्ड कर देता हूं, बोल्ड एंड इटैलिक कर देता हूं ताकि थोड़ा डिफरेंट नजर आए। या आपकी चॉइस, आप जिस तरह का भी फॉन्ट रखें। ओके कर दूं तो अब ये देखें कि यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं उन सबको इसने बोल्ड भी किया, हाईलाइट भी किया और उसमें पीच कलर फिल भी कर दिया है कि ये सारे के सारे यूरोप के कंट्रीज हैं। तो यूरोप के कंट्री ऊपर से नीचे तक जितने भी होंगे वो सब हाईलाइट हो गए। तो इस तरीके से हम किसी वैल्यू या किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट के जरिए डेटा को हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट जो मेरी ट्रिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा को हाइड करना। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम किसी किस्म की कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं कि वो कंडीशन जब वो मीट करे तो डेटा को हाइड कर दे और वो डेटा ना प्रिंट में आए ना स्क्रीन पर आए। तो इस तरह उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, मिसाल ले लेता हूं मैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे इस सीरीज में
जो ओशियाना के कंट्रीज हैं उनको वो हाइड कर दे, ताकि ओशियाना के कंट्रीज इसमें आए ना प्रिंट में नजर आए ना डेटा में नजर आए। तो मैं सबसे पहले ये पूरा डेटा जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में सेलेक्ट किया था, सेक्शन में सेलेक्ट किया था, इस तरह मैंने सेलेक्ट किया है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूं और यहाँ पे मैनेज रूल में जाके एक नया रूल इसमें अप्लाई करता हूँ कि पिछला रूल इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है तो एक और रूल इसमें अप्लाई करता हूँ और अब मैं इसमें फॉर्मूला डाल देता हूँ इज इक्वल टू A2, क्योंकि हमारा डेटा A2 के बेस पे चलेगा या A कॉलम के बेस पे चलेगा और हम इसको फ्रीज कर देते हैं। याद रखिएगा जब आप इस तरह का डेटा फ्रीज इस तरह का फॉर्मूला बनाते हैं तो आपका स्पेसिफिक जो आइडेंटिफाइड सेल है जिसके बेस पर इसने डेटा को कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है उसकी रेफरेंस को किस तरह फिक्स करना चाहिए ये बहुत जरूर ध्यान में रखें और हमेशा कॉलम को फिक्स करके रो को फ्री रखें। तो मैंने कॉलम को फिक्स कर दिया, रो को फ्रीज किया है, इज इक्वल टू मेरा माइंड है कि मैंने ओशियाना को हाइड करना है, जहां पे ओशियाना मिलेगा उसको वो हाइड कर दे। इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह हाइड होगी, मैं फॉर्मेट में जाता हूं और नंबर फॉर्मेट में जाके कस्टम में जाके इसको वही 3 जो मैंने हीट मैप में बताया था कि 3 बार सेमी कोलन दबा देता हूं तो ये डेटा हाइड हो जाएगा। मैं ओके कर देता हूं, ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब आप देखेंगे कि एशिया, अमेरिका, यूरोप, एशिया, यहाँ पे ओशियाना था वो गायब हो गया। इसके अलावा कहीं और ओशियाना का कोई डेटा है नहीं। इसका मतलब एक ही सेल था। अब उस सेल के ना तो ये डेटा हमें नजर आ रहा है कि इसमें क्या है, ना ही अगर हम प्रिंट में जाके देखें तो रो नंबर 9 में हमें एक ब्लैंक जगह मिलेगी। इसका प्रीव्यू देख लें। तो यहां पे देखें कि ये वाली जो लाइन है दो यूरोप के दरमियान ये मिसिंग है। इसका मतलब वो डेटा हाइड हो गया है। तो ना ये डेटा आपको प्रिंट में नजर आएगा ना वैसे स्क्रीन पे नजर आएगा। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को हाइड करते हैं किसी स्पेसिफिक वैल्यू या किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट पर। तो व्यूअर इस सेशन में हम बनाएंगे या कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे फॉर्मूला के थ्रू डुप्लीकेशन की। तो लोग इस पे कह सकते हैं कि डुप्लीकेशन का तो बड़ा आसान तरीका है, ये पूरे कॉलम को सेलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू लगा दें, इससे हाईलाइट तो हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि डुप्लीकेशन में जो पहला सेल है उसको भी इसने हाईलाइट कर दिया है। वेस्टर्न एशिया पहली बार आया इसने हाईलाइट कर दिया, सेंट्रल अमेरिका को नहीं किया। इसके बाद ईस्टर्न यूरोप पहली बार आया हाईलाइट कर दिया, क्योंकि दोबारा आ रहा है उसको, यानी कि पहली बार भी वो हाईलाइट कर रहा है और नेक्स्ट भी जब भी वो नाम आएगा उसको वो हाईलाइट कर रहा है। जबकि मैं ये चाहता हूं कि पहली बार जब ये नाम आए तो उसको हाईलाइट ना करे, सेकंड टाइम हाईलाइट करे, यानी ओरिजिनल जो डुप्लीकेशन है उसको हाईलाइट करे, फर्स्ट अक्यूरेंस को वो हाईलाइट ना करे। तो उसको किस तरह अप्लाई करेंगे हम, खासकर जब मैं डेटा को डिलीट करना चाहूं या डुप्लीकेट रिमूव करना चाहूं तो उसके लिए मैं क्या तरीका अप्लाई करूं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेता हूं, ये कॉलम जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूं विद न्यू रूल। एक नया रूल बनाता हूं और इसको फॉर्मूले के थ्रू करते हैं, इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ का फॉर्मूला कई बार इस्तेमाल हुआ, आप समझ गए होंगे किस तरह इस्तेमाल होगा और क्या करेगा। काउंट इफ करके ब्रैकेट ओपन किया है और चूंकि मैंने सिलेक्शन B2 से किया हुआ है इसलिए मैं सबसे पहले B2 को सिलेक्ट करूंगा और इसको F4 दबा के फिक्स कर दूंगा, फिर कोलोन, फिर दोबारा मैं B2 लिखूंगा, लेकिन इस बार मैं इसको फिक्स नहीं करूंगा, कोमा, फिर इसके बाद क्राइटेरिया के लिए मैं दोबारा B2 लिखूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। मुझे 2 बार कुछ फिक्स करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद ग्रेटर देन 1, ये करने के बाद मैं फॉर्मेट में जाऊंगा और सिर्फ इसको जो भी फॉर्मेशन मैंने देनी है मैं मैरून कलर फॉर्मेशन ले लेता हूं फिलिंग में और उसको ओके कर देता हूं। तो अब आप देखेंगे कि ईस्टर्न यूरोप जो पहली बार आया तो हाईलाइट नहीं हुआ, सेकंड टाइम में हो गया। इसी तरह अगर आप वेस्टर्न यूरोप को देखें जो यहाँ पे नजर आ रहा है, इसका मतलब है वेस्टर्न यूरोप ऊपर आ चुका है। वेस्टर्न एशिया तो ये भी ऊपर आ चुका होगा।
यानी कि ये रहा वेस्टर्न एशिया, यानी फर्स्ट टाइम जब इसकी एक्यूरेंस हुई तो इसको हाईलाइट नहीं कर रहा, सिर्फ सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या जब भी वो दूसरी तीसरी बार डुप्लीकेशन हो रही है तब वो इसको हाईलाइट कर रहा है। इस तरीके से मैं अगर चाहूं तो यहाँ पे फिल्टर लगा के इसमें जो मैरून कलर के डेटा है उसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूं और मुझे पता चलेगा कि ये सेल डुप्लीकेशन में आ रहे हैं फर्स्ट एक्यूरेंस को छोड़ के। अगर मैं को डिलीट कर दूं तो इसकी डुप्लीकेशन खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हम फर्स्ट एक्यूरेंस को छोड़ के बाकी की डुप्लीकेशन बनाते हैं। तो व्यूअर अब हम करेंगे एक सर्च बॉक्स बनाएंगे, जो मैंने सर्च बॉक्स बनाया हुआ रीजन के हिसाब से, कि यहाँ पे मैं किसी रीजन का नाम लिखूं तो वो जगह हाईलाइट हो जाए, उस रीजन में जो जो कंट्रीज आ रही हैं, जो जो लाइंस आ रही हैं उनको हाईलाइट कर लिया जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं एशिया लिखता हूं तो जैसे मैंने एशिया लिखा है यहाँ पे एशिया वाली तमाम कंट्रीज या तमाम रोज हाईलाइट हो जानी चाहिए। तो उसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैंने सारे डेटा को सेलेक्ट किया, डेटा को सेलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूं और यहाँ न्यू रूल अप्लाई करता हूं। न्यू रूल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मुझसे रूल का बॉक्स दे रहा है तो मैं यहाँ पे फार्मूले में जाता हूं जो हर बार हम जा रहे हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूं इज इक्वल टू, चूंकि हमारे डेटा जो है वो जिसे हमें सर्च करना वो ए कॉलम में है रीजन और स्टार्ट A4 से हो रहा है तो मैं से लिखता हूं A4 और इसको मैं 3 बार F4 दबा के कॉलम फ्रीज कर देता तो फिर रो को ओपन रखता हूं। ठीक है, उसको मैं इज इक्वल कर देता हूं इस सेल के मुताबिक और उसको फ्रीज रहने देता हूं। फॉर्मेट में जाता हूं, इसका फॉर्मेट कर देता हूं मैं, फॉन्ट इसका मैं कर देता हूं येलो और फिर इसमें मैं कर देता हूं ग्रीन या ब्लू कर लें, ओके कर दूं। ओके करके अब देखिए जैसे मैंने ओके किया है यहाँ एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं या जितनी भी रोज हैं जिसमें एशिया लिखा है वो ब्लू हो गया। मैं अगर इसको चेंज करके यूरोप कर दूं तो अब देखें एशिया नहीं बल्कि यूरोप जो है वो हाईलाइट हुए हुए हैं। मैं इसको अमेरिकास कर दूंगा तो अब अमेरिकास के कंट्रीज हाईलाइट हो जाएंगे। इस तरीके से हम एक सर्च बॉक्स बना लेते हैं कि हम एक स्पेसिफिक जो डायनेमिक हो डेटा या एक डायनेमिक सर्च बॉक्स हो उसमें हम जिस जो नाम लिखे हैं उसको वो हाईलाइट कर दें। तो इस तरह हम जो है रीजन को हाईलाइट कर रहे हैं और उसको डिफरेंट कर रहे हैं। तो व्यूअर सर्च बॉक्स के बाद हम मल्टीपल सर्च बॉक्स पे काम करेंगे कि एक किस्म की नहीं बल्कि 2 किस्म की चीजें हों तो उनको सर्च करें। इसमें 2 कंडीशंस आती हैं, एक ये कि या तो पहली कंडीशन को पूरा करे या दूसरी को। जैसे ये है यहाँ पे रीजन में एक लिखूं, समझे मैं यहाँ पे एशिया लिखता हूं या फिर यूरोप, तो उन दोनों को वो सेलेक्ट करे। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन होती है कि पहले कंडीशन को भी मैच करे यानी एशिया को भी मैच करे और यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगाई हुई हो उसको भी मैच करे, यानी ये 2 कंडीशन पे जाए। पहले हम बात कर लेते हैं और वाली कंडीशन पे कि 2 में से किसी एक कंडीशन को वो मैच करे। तो इस पे हम चलते हैं। डेटा मैंने फिर से सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और यहाँ पे एक नया रूल अप्लाई किया। रूल हमारे पास होगा कि जब हम 2 कंडीशन लगाते हैं और वो और वाली कंडीशन होती है कि 2 में से कोई एक कंडीशन को अप्लाई करे तो हम इसको करेंगे और से स्टार्ट, फिर ब्रैकेट ओपन। पहली कंडीशन हमारी ये होगी कि ये कॉलम ए में जो डेटा है यानी जहां से 4 से शुरू हो रहा है A4 से, तो A4 पे जो डेटा है वो मैच करे A4 का डेटा इक्वल हो। इसको मैं पहले फ्रीज कर दूं और वही के कॉलम फ्रीज कर रहा हूं लेकिन रो को फ्रीज नहीं कर रहा, वो इक्वल हो रहा हो C1 से या फिर A4, फिर इसकी फ्रीजिंग में चेंज करता हूं और कॉलम फ्रीज करता हूं, रो को ओपन रखता हूं, वो इक्वल हो
C2 के, दो में से किसी एक से वो मैच कर रहा हो, तो यानी कि A4 जो है वो C1 के बराबर हो या A4 जो है C2 के बराबर हो, तो उसकी फॉर्मेशन वो करे। वही पुरानी वाली फॉर्मेशन इस्तेमाल करता हूं, ब्लू फिल और फॉन्ट का कलर येलो। ओके कर दूं, ओके कर दूं, तो यहां पे आप देखें एशिया हाईलाइट हो गया है, अमेरिका नहीं हुआ, यूरोप हो गया, ओशियाना नहीं हुआ, अफ्रीका नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैं रीजन का नाम चेंज कर देता हूँ किसी एक का, यहाँ पे अमेरिकाज कर देता हूँ, तो आप देखें अमेरिका और एशिया हाईलाइट हो रहे, यूरोप नहीं हो रहा। और अगर मैं एशिया को हटा के यहाँ पे अफ्रीका कर देता हूँ, तो देखें अमेरिका हाईलाइट हो रहा है, एशिया नहीं हो रहा, यूरोप नहीं हो रहा, ओशियाना नहीं हो रहा, जबकि अफ्रीका हो रहा है। तो इस तरह हम और कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी दो में से किसी एक कंडीशन को वो मीट करे। तो हम इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, और A4 जो कि हमारा कॉलम फ्रीज होगा जबकि रो ओपन होगी, बराबर हो C1 के जो टोटल फ्रीज होगा, या फिर A4 अगेन A4 इसको मैं फ्रीज कर दूं फिर से, सॉरी बराबर है इसके, इन दो में से किसी एक कंडीशन के वो बराबर हो, इसको भी मैं फ्रीज कर दूं। ये हमारा टोटल फार्मूला होगा कि दो में से किसी एक कंडीशन को वो मीट करे। वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें अप्लाई करना है और इसको इस्तेमाल करना है। सेकंड जो कंडीशन है वो एंड वाली, इसके लिए मैं पिछली फॉर्मेटिंग को खत्म कर दूं, ये मैंने क्लियर कर दी है। वो है एंड वाली। एंड वाली कंडीशन में ये है कि यहाँ पे एक तो ये कि यहाँ पे जब मैं रीजन दूं वो भी आए, और दूसरा ये आए कि सेल्स जो है वो अपने टारगेट का कम से कम एक खास परसेंटेज को अचीव कर ले। मैं यहाँ पे फिलहाल 80% लिख देता हूँ कि वो अफ्रीका का इलाका हो, लेकिन 80% अपनी सेल को कवर कर रहा हो। एशिया पे आ जाते हैं, जरा आसान हो जाएगा। डेटा को सेलेक्ट कर लिया और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और न्यू रूल अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला में गए और फॉर्मूला में हमने लिखना इज इक्वल टू एंड। चूंकि हमने दोनों कंडीशन अप्लाई करनी है इसलिए एंड लिखेंगे। एंड A4 इसकी फॉर्मेशन, इसकी फ्रीजिंग में थोड़ी चेंज कर देता हूं, कॉलम फ्रीज होगा जबकि रो ओपन रहेगी, इज इक्वल टू दिस वन कोमा। अब यहां पे चूंकि हमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी तो उस कैलकुलेशन को ले लेते हैं कि सेल्स, इसमें भी फिर वही है कि हमें कॉलम फ्रीज करना है, डिवाइड बाय टारगेट, इसको भी हमने सिर्फ कॉलम फ्रीज करना है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वन। तो अगर इस कंडीशन को वो मीट कर जाए, यानी कि पहले तो ये कि यहाँ पे जो हमने रीजन लिखा है उसको भी मीट करे और जो परसेंटेज लिखे उस परसेंटेज को वो मीट करे या उससे हाई परसेंटेज पे जाए, तो कंडीशन कर दे, फॉर्मेट कर दे इसका फॉन्ट येलो और फिल ब्लू। ओके कर दिया, इसको भी ओके कर दिया। अब आप देखें इसने इस एशिया को तो हाईलाइट किया है क्योंकि इसकी सेल जो 80% से ज्यादा है, लेकिन इस एशिया को हाईलाइट नहीं किया क्योंकि इसकी सेल 80% से कम है। फिर इस एशिया को इसने हाईलाइट कर दिया। अब मैं यहाँ पे 90% कर दूं तो देखें ये फर्स्ट वाला हट गया है जबकि ये हाईलाइट है, जिसका मतलब है ये 90% या उससे अबव सेल कर रहा है, इसने नहीं की है। अब मैं इसको अफ्रीका कर दूं और यहाँ पे परसेंटेज चेंज करके मैं 70% कर दूं, तो हम देख लेते हैं अफ्रीका के कौन कौन से मुल्क हैं। ये है जिसने 70% सेल की है, अफ्रीका में इससे भी की है दोनों ने, इसके अलावा इस अफ्रीका ने भी की है, ऑलमोस्ट सभी अफ्रीका के कंट्रीज ने की है। इसलिए हम 80% इसको कर देते हैं और फिर देखते हैं कि कोई अफ्रीका है जो ना हुआ हो। ये अफ्रीका है जिसने 80% सेल नहीं की, तो ये हाईलाइट नहीं हुआ,
जबकि ये अफ्रीका ने 80% सेल की हुई है तो ये हाईलाइट हो गया। तो इस तरह हम या तो दो मुख्तलिफ कंडीशंस या दोनों की दोनों मैच होने वाली कंडीशन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया था एंड ब्रैकेट ओपन, ये कंडीशन जो कि मैंने कॉलम सिर्फ फ्रीज किया इसका बराबर हो इसके जिसको मैं टोटल फ्रीज कर रहा हूं, या और साथ में दिस फिर कॉलम फ्रीज डिवाइड बाय टारगेट फिर कॉलम फ्रीज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू E1 और ये टोटल फ्रीज। ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया था जिसके तहत हमने इसको एक कंडीशनली फॉर्मेट किया है। तो इस फार्मूले को नोट कर लें। तो व्यूअर, इस ट्रेनिंग के आखिरी सेशन पे आते हैं, वो है गैंट चार्ट कि गैंट चार्ट एक्सेल में कैसे बनता है और उसकी इम्प्लीकेशन कैसे होती है और वो दिखने में कैसा होता है। हमेशा देखिए गैंट चार्ट बनाने का बेहतरीन तरीका एक्सेल में वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम इसको अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ डेटा डाला हुआ है। यूँ समझ लें कि डेली हमें मिलने वाले कोविड मरीजों की क्वांटिटी लिखी हुई है और ये डेज लिखे हुए हैं 1 2 3, ये सॉरी नंबर्स कम्युलेटिव डेटा लिखा हुआ है कि कब कब कितने कितने हुए हैं। और यूं समझ लें कि ये टोटल हमने कुछ डेटा यहाँ पे जमा किया हुआ है कुछ दिनों का। इसको हम टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक चीज याद रखें कि गैंट चार्ट जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद 1 प्लस दिस 1 माइनस यानी B2 माइनस A2 माइनस 1 इसलिए ले रहे हैं कि वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए था लेकिन हमने 1 से स्टार्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे हम इसमें प्लस 1 कर देंगे, ये हमारे पास 9 हो गया और इस फार्मूले को नीचे कॉपी कर लेंगे। अब हमने तमाम फार्मूलों को नीचे ड्रैग कर देना है तो सबके डेटा हमारे पास आ जाएगा। अब ये सबका डेटा आने के बाद हमने गैंट चार्ट बनाना है कि वो किस तरीके से आसानी से बन सकता है। तो हमने ये डेटा मैंने सेलेक्ट किया, यहां तक ये रेंज है इसकी, यानी ये यहाँ पे 100 तक गया है। हमने सिर्फ इतना करना है कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और यहाँ पे न्यू रूल अप्लाई करना है। न्यू रूल में आपने फार्मूला में जाना है और यहाँ पे फार्मूला जो लिखना है वो आपको, चूंकि आपने 2 कंडीशंस अप्लाई करनी है इसलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट ओपन। हमारी पहली कंडीशन होगी कि ये जो सेल है यानी ये जो नंबर लिखा हुआ है इसमें मैं कॉलम को फ्री ओपन कर देता हूं जबकि रो को फ्रीज रखता हूं, ठीक है। ग्रेटर देन या इक्वल है B2 से, B2 में मैं B को फ्रीज कर देता हूं जबकि 2 को ओपन रखता हूं, यानी कि कॉलम हमारा फ्रीज होगा जबकि रो ओपन होगी। या तो इस कंडीशन पे मैच करे, इस कंडीशन को मैच करे वो। इसके अलावा इस पे एक दूसरी कंडीशन भी हमने अप्लाई करनी है कि यही जो नंबर है यानी कि D1 जिसमें ये टोटल फ्रीज है लेकिन मैंने इसमें सिर्फ रो को फ्रीज करना है कि मैंने रो को फ्रीज किया है, वो लेस देन एंड इक्वल टू है C2 से। इसमें भी मैंने सिर्फ कॉलम फ्रीज करना है, रो को ओपन रख देना है। ये 2 कंडीशन मैंने इसमें लगाई हैं कि दोनों कंडीशन मेट करे कि या तो वो B2 पे जो वैल्यू है यानी 1 है उससे बड़ा हो या उसके बराबर हो, या फिर C2 पे जो लिखा हुआ है उससे छोटा हो या उसके बराबर हो। इन दोनों कंडीशन के दरमियान यानी इन दोनों के वैल्यू के दरमियान जो वैल्यू आ रही हो तो उसको वो फॉर्मेट कर दे। और वो फॉर्मेशन हमने एक सिंपली मैंने एक ही कलर ले लिया क्योंकि इसमें कोई फॉन्ट वगैरह हमने लिखे नहीं है तो हम सिर्फ कलर ले लेते हैं और उसको ओके कर देते हैं। यहाँ पे ओके कर दिया, ये आपका गैंट चार्ट बन गया है। गैंट चार्ट चूंकि दिखने में बहुत बड़ा होता है इसलिए हम इसको छोटा दिखाते हैं,
ये ले मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूं और एक्चुअली आपका जेन चार्ट जो एक स्क्रीन पे आ रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। ये होता है जेन चार्ट। इसमें हम इसको जेन चार्ट कहते हैं, ये सॉरी गैंट चार्ट कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती। इसको मैं हाइड कर देता हूं। जो मेरी कैलकुलेशन है तो ये टोटल डेटा आपका बन गया सॉरी, जिसमें आपकी तमाम वैल्यूज आ रही हैं और ये आपका एक गैंट चार्ट बन रहा है जो आपकी लास्ट पोजीशन है 97 वहां तक जा रहा है। तो यहां तक आपकी पूरी पोजीशन बन गई और ये आपका एक तरह से गैंट चार्ट बन गया है। तो एक्सेल में आप गैंट चार्ट इस तरीके से बनाते हैं और इसकी इम्प्लीकेशन ऐसे इस कंडीशन में करते हैं और हम गैंट चार्ट का इस्तेमाल हम डैशबोर्ड में बहुत ज्यादा करते हैं। मैं एक बार इस फार्मूले को आपको लिख के भी दिखा देता हूं। स्क्रीन को फिर बड़ी कर दूं क्योंकि इतनी छोटी स्क्रीन में तो आपको फार्मूला नजर नहीं आएगा। इसके लिए जो मैंने फार्मूला अप्लाई किया है वो है इज इक्वल टू एंड, ठीक है। पहला हमारा सेल था D1 जिसमें हमने सिर्फ रो को फ्रीज किया था, कॉलम को फ्रीज नहीं किया था। ग्रेटर देन और इक्वल टू आई थिंक B2 है जी, B2 था। B2 जिसमें हमने सिर्फ कॉलम को फ्रीज किया है और रो को नहीं किया। या फिर दोबारा D1 अगेन रो फ्रीज लेस देन और इक्वल टू C2 जिसमें हमने सिर्फ कॉलम फ्रीज किया है। तो ये हमारा फार्मूला है। अगर आपको फार्मूले को नोट कर लें, और मैंने आपको मुख्तलिफ 10 किस्म के फार्मूले के जरिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी सिखाई। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया।